सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं इंटेंगलवर्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम था या फिर हीलियम या नियोन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन करने के लिए और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी उसको निकालने के लिए। तो आज हम देखेंगे कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल इस सब बातों को पूरा कर पाया है कि नहीं, और कर पाया है तो किस बेसिस पे कर पाया है, ये सारा जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रदरफोर्ड के हिसाब से एटम कुछ ऐसा दिखता है जिसके न्यूक्लियस में उस एटम का सारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। और एटम का जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में उस न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता रहता है, ठीक है। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो ऑर्बिट है उस न्यूक्लियस से कितना दूरी पे है, एक कोई खास दूरी पे है या न्यूक्लियस से लेके इन्फिनिटी तक है या कितना दूरी पे है, कितने सारे ऑर्बिट्स है, उन्होंने ये सब नहीं बताया था। किसने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के हिसाब से इन्फिनिट ऑर्बिट हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो इन्फिनिट टाइप के ऑर्बिट हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस टू इन्फिनिटी कहीं भी हो सकते हैं रदरफोर्ड के हिसाब से ऑर्बिट। और दूसरा ये है कि जब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से उस पॉजिटिव चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाया जाएगा उसके चारों ओर। और जब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है उसमें जब रिवॉल्व करेगा तो धीरे धीरे उस चार्ज पार्टिकल में से एनर्जी निकलता जाएगा और एनर्जी निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जो कि इस इलेक्ट्रॉन से निकलता जाएगा। और इस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा वैसे वैसे इसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और होते होते अल्टीमेटली न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स कर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। तो एटम एक्चुअली खत्म होता नहीं है, एटम अगर खत्म होता तो पूरा दुनिया एटम से ही मिलकर बना है, वो खत्म हो जाता। तो यहाँ पता चला कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सही नहीं है, तो इसी के लिए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ये देख रहे हैं कि रेडिएशन यहाँ क्या है, कंटिन्यूअसली निकल रहा है। पर जो हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम या हीलियम का इमिशन स्पेक्ट्रम या नियोन का इमिशन स्पेक्ट्रम जो इससे पहले वाले चैप्टर्स में देखे हैं हमने और इससे पहले वाले वीडियोस में देखा है, उसमें कुछ इस तरह का आता है जिसमें कलर्ड लाइंस है, फिर बीच में ब्लैक डार्क लाइंस है जिसका मतलब कोई रेडिएशन प्रोजेक्ट नहीं है, फिर कलर्ड लाइंस है, फिर डार्क लाइंस है, इसका मतलब रेडिएशन निकल रहा है लेकिन पैकेट्स में निकल रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है फिर निकल रहा है, ऐसा है, कंटिन्यूअसली नहीं निकल रहा है जिस तरह रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हम लोग प्रिडिक्ट करते थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हाइड्रोजन का, हीलियम का या नियोन का जो भी स्पेक्ट्रम निकला है, इमिशन स्पेक्ट्रम निकला है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और उसको हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे बोर्स का वो एटॉमिक मॉडल इस सारे ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से ऑर्बिट जो है ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सारा जितना भी ऑर्बिट पॉसिबल है वो सारे में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है। बोर्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा उसका एंगुलर मोमेंटम, उसी ऑर्बिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इसका क्या मतलब, ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया बात, थोड़ा इजीली अगर समझे, अगर हम आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करेगा जिसका रेडियस पाई हो, तो आप इजीली समझ जाओगे कि रेडियस पाई मतलब 3.14 का जो डिस्टेंस होगा उसके न्यूक्लियस से उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर वही बोलेगे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई होगा तो आप ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा 3.14, सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा 2 × 3.14, फिर सो ऑन, ऐसे ऐसे करके आगे चला जाएगा। तो ये आपके लिए इजी हो गया। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरह से जो सर्कल बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन ऐसा सही नहीं है, सही तो ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के होना चाहिए, क्या, रेडियस नहीं, उसका एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो।
तो h/2 इंटू n या n h/2। तो जैसे रेडियस एक सर्कल का प्रॉपर्टीज होता है, वैसे ही अगर कोई मास वाला पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, उसमें एक एंगुलर मोमेंटम नाम का एक प्रॉपर्टीज होता है उस पार्टिकल में। वो अगर उस ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल हो, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, तो इसमें जो ये सारे सर्कल्स दिख रहे हैं सिर्फ उसी में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बाकी सब में नहीं घूमेगा। जो रदरफोर्ड में इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बता रहे थे, सभी में नहीं घूमता है, सिर्फ उसी में घूमेगा जिसमें उस इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमे तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा वो इलेक्ट्रॉन। और बोर्स ने इस ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल्स भी बोला था, क्योंकि एग्जैक्टली ये ऑर्बिटल्स वहां दिखता नहीं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। ये बताता है कि उस इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी है। अगर कम एनर्जी है तो छोटे वाले ऑर्बिट में घूमेगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो बड़े वाले ऑर्बिट में घूमेगा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तो और बड़े वाले ऑर्बिट में घूमेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ ऑर्बिट प्रेजेंट है। ऑर्बिट सिर्फ सिंपली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे घूमेगा। वो कोई रास्ता वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, फिजिकल रास्ता जिसपे कोई चले उस टाइप का नहीं। वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पे घूमेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को अगर देखें तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके ऑर्बिट में घूम रहा होता है। ठीक है, तो नेचुरल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन अगर उसमें एनर्जी देते हैं तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है, सेकेंड ऑर्बिट में चला जाता है। फिर आप बोलोगे हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होता है। अभी तुरंत मैंने बताया कि ऑर्बिट वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। जब उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएगा और उससे बड़े वाले ऑर्बिट में घूमने लगेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल, उससे बड़ा। ऐसा नहीं कि 1 h/2 में मान लो है तो 2 h/2 में चला जाएगा। ऐसा नहीं कि 1.5 h/2 में नहीं जाएगा। इंटीग्रल मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा, उसके बीच में कहीं नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसमें से निकलेगा और डायरेक्ट उसमें अपीयर हो जाएगा, बीच में कहीं भी ट्रेवल नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग सिर्फ क्वांटम ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं। जैसे क्वांटम ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब आ गया। फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से डिसअपियर होकर दूसरे जगह अपियर हो गया है। सिर्फ ये क्वांटम पार्टिकल्स में ही होता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया हायर में, फिर और एनर्जी अगर देंगे तो और हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा। ऐसे ऐसे और ज़्यादा हायर ऑर्बिट्स में चला जाएगा। और वही इलेक्ट्रॉन जब वापस लौटता है तो वो एनर्जी निकालता है। उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस फिगर को हमको आगे बहुत पढ़ना है उस फिगर को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो ये जो ऑर्बिट्स है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, जिससे कि हमको छोटे जगह में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और इससे आगे वाले पूरे वीडियोस में इसी तरह से ऑर्बिट बनाएंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और हमें भी ड्रॉ करने में आसानी होगी और उसका ट्रांजिशन बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। तो ये जो ऑर्बिट्स है N1, N2, N3, N4 ऐसे करके, या फिर KLMNO से जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्बिट्स हो गए। इसमें सबसे नीचे वाला जो ऑर्बिट है वो K को रिप्रेजेंट करता है, उससे नीचे जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर इस तरह से आएगा और इन्फिनिटी में एक नया ऑर्बिट बना देते हैं, जो कि एक्चुअली ऑर्बिट नहीं है। इसका मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर से एटम के अंदर आ रहा है या अंदर से एटम से बाहर जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट के लिए n=∞ नाम का एक नया सा लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो N1 में है। ठीक है, वो जब एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो N2 में चला जाएगा या N3 में जा सकता है, N4 में जा सकता है। इसमें बहुत सारा फिगर बता रहे हैं जिसमें N1 से लेके N∞ तक गया है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग एनर्जी लेके अलग अलग ऑर्बिट्स में गया है। ऐसा नहीं कि N1 से पहले N2 में जाएगा फिर N3 में जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा एनर्जी देंगे उस ऑर्बिट में डायरेक्ट चला जा सकता है। ठीक है, तो कितना एनर्जी दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एनर्जी जब दिए हैं तो ये ऊपर की ओर गया है,
वही जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बारे में वेरियस सीरीज के बारे में इससे पहले वाले वीडियोज में बताया है, जिसको इसमें थोड़ा ईजिली बताएंगे। जैसे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट से अगर N1 में आएगा, मतलब जो ग्राउंड स्टेट में जो है K सेल जो है उसमें अगर आएगा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो जो आएगा वो आएगा लाइमन सीरीज में। किस में आएगा? लाइमन सीरीज में। लाइमन सीरीज के बारे में पहले बताया कि किसी अदर ऑर्बिट से अगर N1 में आएगा तो लाइमन सीरीज का रेडिएशन निकालेगा, वही किसी और ऑर्बिट से N2 में आएगा तो बामा सीरीज का रेडिएशन निकालेगा। और लाइमन सीरीज का जो रेडिएशन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। लाइमन सीरीज का रेडिएशन कौन से रीजन में होता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। वही बामा सीरीज का रेडिएशन होता है वो विजुअल रीजन में होता है। तो मात्र सिर्फ यही रेडिएशन है, मात्र सिर्फ यही रेडिएशन है जिसको हम लोग देख पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया, हीलियम का स्पेक्ट्रम बताया या नियोन का स्पेक्ट्रम बताया, ये सभी रेडिएशन तभी ऑब्जर्व हुआ है जब रेडिएशन किसी और ऑर्बिट से, किसी भी हायर ऑर्बिट से N2 में आया है। तो बामर सीरीज का रेडिएशन ही सिर्फ देख सकते हैं, न लाइमन का देख सकते हैं, न पास्चन का, न ब्रैकेट का, न फंड, न हेम्फ्री सीरीज का, किसी अदर सीरीज का नहीं देख सकते हैं। सिर्फ बामर सीरीज का रेडिएशन हम लोग देख सकते हैं। तो N1 में आया तो लाइमन सीरीज, N2 में आया तो बामर सीरीज, N3 में आया तो क्या होगा? पास्चन सीरीज आएगा, और N4 में आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, और N5 में आएगा तो फंड सीरीज, और N6 में आएगा तो हम्फ्री सीरीज होगा। तो अगर रेडिएशन उससे ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे की ओर आए तो ये सारे सीरीज निकलेगा। वही अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो सीरीज निकलेगा नहीं, उसमें रेडिएशन और चाहिए, उसमें एनर्जी चाहिए, तो ही ये ऊपर की ओर जाएगा। तो अब वेरियस सीरीज के बारे में जान गए हम लोग। अब जानते हैं जब कोई हायर सीरीज से कोई लोअर सीरीज में कोई रेडिएशन आएगा तो कितना नंबर ऑफ लाइंस निकालेगा। तो उस नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से, मतलब उसको निकालते हैं एक इक्वेशन से, क्योंकि हर ट्रांजिशन पे एक अलग स्पेक्ट्रम निकलेगा, एक अलग लाइन निकलेगा, एक अलग एनर्जी निकलेगा। उस एनर्जी को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना लाइन निकलेगा वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना तरह से ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये लाइंस कुछ बना देता हूं मैं। K या N1, L या N2, N3, N4, N5, N6, N इंफिनिटी। ठीक है, तो मान लो कोई फोर्थ ऑर्बिट में है कोई इलेक्ट्रॉन और वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो कितना लाइंस निकाल सकता है वो? उसका इक्वेशन होगा n इंटू n माइनस 1/2। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ देखें, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो पहला तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, दूसरा क्या होगा कि यहाँ से यहाँ आ सकता है, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो एक और बता दें, तो यहाँ अगर लाइन देंगे तो ये तो पहले कर चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखें तो 2 to 4 to 6 हो गया। ठीक है, 6 लाइंस आएगा। तो यहाँ भी अगर तुम देखो यहाँ 3D में कि यहाँ 4 से अगर 1 आएगा तो एक ये लाइन हो गया, दूसरा ये लाइन हो गया, तीसरा ये लाइन, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। टोटल नंबर ऑफ लाइंस 6 होगा। अगर वही इक्वेशन में डालेंगे 4 n इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 इंटू 3/2 इक्वल टू 6। तो 6 लाइंस वैसे भी कैलकुलेट किए हैं और 6 यहाँ आया भी है। तो किसी भी ऑर्बिट से अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा, ग्राउंड मीन्स N1 में आएगा, तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर किसी हायर ऑर्बिट से किसी अदर लोअर ऑर्बिट्स, ग्राउंड को छोड़कर किसी अदर लोअर ऑर्बिट का आएगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ N2 हो जाएगा हायर ऑर्बिट्स, N1 हो जाएगा लोअर ऑर्बिट्स।
तो ये नंबर ऑफ लाइंस वहाँ निकलेंगे और ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हम नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, आपको बहुत ही काम आएगा ये फॉर्मूला, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ही आता है तो इसका इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। और यहाँ अगर देख लो आप तो ये दो जो लाइंस निकला है, ये दो लाइंस ये बामा सीरीज में आता है क्योंकि ये N2 में है तो यहाँ विजुअल है। इसी के लिए यहाँ जो पिक्चर बताया मैंने इसमें ये दोनों लाइंस को मैंने थोड़ा सा कलर्ड बता दिया है जिससे कि आप समझ पाएँ कि ये विजुअल रीजन में है। और बाकी ये सब जो वाइट बताया वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, वो दिखता नहीं है आंखों से, इसलिए मैंने सिर्फ वाइट बता दिया है। तो अब ऐसा दिखता नहीं है तो उसके लिए नहीं दिखाएं तो कैसे पता चलेगा, इसलिए वाइट मैंने बताया कि आपको समझ में आए कि ये विजुअल रीजन का नहीं है और ये कलर्ड मतलब वो विजुअल रीजन का है। ठीक है, तो ऐसे नंबर ऑफ लाइंस हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो जब भी कोई रेडिएशन किसी हायर ऑर्बिट से, अब देखो इसका जो एनर्जी भी है ना, इसका एनर्जी मान लो E1 मानेंगे, N1 का एनर्जी E1, इसका E2, इसका E3, इसका E4, इसका E5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमको पता है कि एनर्जी जो है वो सबसे कम इसमें होता है, इसमें से ज़्यादा इसमें होता है, इससे ज़्यादा इसमें होता है, इससे ज़्यादा इसमें होता है, इससे ज़्यादा इसमें होता है और ऐसे ऐसे ज़्यादा होते जाता है। तो ज़्यादा किस तरह से होता है? ज़्यादा होता है कि E1 का मान लो, अगर मान लो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, E1 का मान लो -10 जूल्स है इसका एनर्जी, इसका हो जाएगा -8 जूल, इसका -6 जूल, -4 जूल, इस तरह से होता है। और सबसे n इन्फिनिटी पे जो E इन्फिनिटी होगा उसका वैल्यू 0 होगा। तो इसका वैल्यू जो है आपको लग रहा होगा घट रहा है, एक्चुअली ये माइनस में है, निगेटिव में है, इसके लिए इसका एनर्जी क्या होता जा रहा है, इसका एनर्जी बढ़ता जा रहा है और E इन्फिनिटी का एनर्जी होता है वो 0 होता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, ठीक है, तो मान लो N2 से N1 में आया, तो E2 से E1 में आया, तो जो एनर्जी निकलेगा वो इस दोनों का एनर्जी का डिफरेंस होगा। मान लो इसका -10 है, इसका -8 है, तो एनर्जी इसका जो निकलेगा वो -2 निकलेगा। कितना निकलेगा? -2 निकलेगा। तो वही यहाँ तो एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बताया मैं, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया था। तो एनर्जी कितना निकलेगा? E2 माइनस E1, इसी को डेल्टा E बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा E बोलते हैं। अब E इजकल टू एच न्यू होता है, तो डेल्टा E इजकल टू एच न्यू। यहाँ न्यू जो है, न्यू का वैल्यू निकल सकता है, न्यू इजकल टू डेल्टा E बाई एच। तो कितना फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएशन निकलेगा वो हम यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है इस दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो क्या है और डेल्टा E क्या है। तो हर एटम का जो डेल्टा E होगा ना वो यूनिक होगा। जैसे हाइड्रोजन का जो डेल्टा E1 होगा वो अलग होगा, डेल्टा E2 होगा वो अलग होगा। अब डेल्टा E1 किसको बोलते हैं? यहाँ डेल्टा E1 का मतलब ये नहीं है कि E1 का एनर्जी, E1 मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, लेकिन डेल्टा E1 का मतलब होता है इन्फिनिटी से अगर इलेक्ट्रॉन आ गया E1 में तो कितना एनर्जी निकलेगा। तो उसका वैल्यू होता है हाइड्रोजन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे मैंने 3D में जो पिक्चर बताया है उसमें ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। वो ये बताने के लिए कि एक्चुअली उस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ऑर्बिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंस इन एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उसका डिफरेंस घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी का वैल्यू है डेल्टा ई वो यूनिक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी हर एटम का यूनिक होगा, क्योंकि हर एटम का जो डेल्टा ई का वैल्यू है वो यूनिक है और ये तो कांस्टेंट ही है। तो फ्रीक्वेंसी भी हर एटम का क्या होगा? यूनिक ही होगा। अब न्यू इजकल टू सी बाई लैम्डा, न्यू इजकल टू सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, लैम्डा इजकल टू सी एच बाई डेल्टा ई। तो जो ये लैम्डा है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ भी जो होता है हर एक एटम का अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ डेल्टा ई का वैल्यू हर एटम का यूनिक होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि सी और एच तो इसमें क्या है?
कांस्टेंट है, तो ये यूनिक होगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब अलग होगा, सबसे अलग होगा। अब ये अलग होता क्यों है, एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होता है वो हर एटम में अलग अलग प्रोटॉन्स होता है। हर एटम में अलग अलग प्रोटॉन्स होने के कारण इसके जो रेडियस होता है, ये जो ऑर्बिट्स होता है, उसका डिस्टेंस और डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, तो उस ऑर्बिट का डिस्टेंस और डिस्टेंस में जो डिफरेंस है उसका दूरी, वो अलग अलग होता है, यूनिक होता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन पावर भी यूनिक हो जाएगा। अदर नंबर जैसे प्रोटॉन्स किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, तो उसका ऑर्बिट का डिस्टेंस भी घटेगा बढ़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। उसका एनर्जी भी घटेगा बढ़ेगा। एनर्जी घटेगा बढ़ेगा मतलब उसका एनर्जी का डिफरेंस जो है, इसके और इसके ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस जो है वो यूनिक होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी यूनिक होगा और वेवलेंथ भी यूनिक होगा। तो मतलब कोई भी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन से निकला हुआ जो स्पेक्ट्रम होगा वो ऐसा स्पेक्ट्रम होगा कि उस स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते हैं कि ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन का कोई और स्पेक्ट्रम नहीं होगा, या कोई भी और अदर एलिमेंट हाइड्रोजन जैसा स्पेक्ट्रम नहीं निकाल सकता है। वही सेम बात हीलियम के लिए और सेम बात लिथियम के लिए या नियोन के लिए, किसी भी गैस या किसी भी एक्साइटेड वेपर मटेरियल के लिए सेम है। इसीलिए किसी और दूर जो प्लानेट है, जो यहाँ से अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, जहाँ हम लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है वो हम पता लगा पाते हैं, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर से जो गैस निकल के यहाँ आया है धरती पे, उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। उसको ऑब्जर्व करके पता किए हैं कि हाँ, उसके स्पेक्ट्रम से पता किया है कि उसके सरफेस पे कौन सा गैस होगा या उसके एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस होगा। अब हम आगे जानेंगे डेरिवेशन ऑफ रीडबर्ग इक्वेशन को।